वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो इनका होंडा कनेक्ट ऐप है वहाँ पे आप सर्विस एस्टिमेट पहले पता कर सकते हो। लग रहा है कि स्लाविया सिटी की सेल्स खत्म कर देगी, बट जहाँ बात आ जाती है रिलायबिलिटी की, तो अगर एक हाथ पे रिलायबिलिटी है और एक हाथ पे फीचर्स है तो मैं रिलायबिलिटी की तरफ जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव क्राफ्ट। मैं हूँ रिपेश। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। रिसेंटली मैंने 5th जनरेशन होंडा सिटी की 20,000 किलोमीटर्स वाली पेड सर्विस करवाई और इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल्स कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा डीलरशिप का एक्सपीरियंस था एंड क्या क्या पार्ट्स वगैरह चेंज हुए, क्या प्राइस था पार्ट्स का, क्या लेबर चार्ज था। तो एक कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आपको सर्विस एक्सपीरियंस की, 20,000 किलोमीटर्स वाली पेड सर्विस एक्सपीरियंस की। और इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में या फिर दूसरे हिस्से में मैं आपसे बात करूंगा कि अब 18 महीने और 20,000 किलोमीटर के आसपास, टू बी स्पेसिफिक 22,000 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी को चला लेने के बाद आज की डेट में अगर मेरे पास 17 लाख रुपए हूँ, 17-18 लाख रुपए हूँ, मैं एक सेडान लेने निकला हूँ, तो क्या मैं वापस से होंडा सिटी ही कंसीडर करूंगा या फिर जो कंपटीशन में और गाड़ियां अब आ चुकी हैं स्लाविया ओवर्टस, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। तो ये ओवरऑल डिटेल्ड आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बाकी एक ओनर्स पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि अगर मैं दोबारा से इस गाड़ी को कंसीडर करूंगा तो क्यों करूंगा और अगर नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मेरे सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग चेक करा देता हूँ। ये है इस गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग, करंट ओडोमीटर रीडिंग। ये है 21,865 किलोमीटर, 21,865 किलोमीटर्स। अब सर्विस के तुरंत बाद मैं एक छोटी सी ट्रिप पे निकल गया था, तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ा चल गई। जब मैंने गाड़ी की सर्विस कराई थी तो वो 19,800 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली हुई थी। अब बात करते हैं कि मेरी कंप्लेंट्स क्या क्या थी। तो मेरी ऐसा कोई मेजर कंप्लेन नहीं थी। एक इशू मैंने आपसे 10,000 किलोमीटर वाली ओनरशिप एक्सपीरियंस में शेयर किया था इस गाड़ी के, जिसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे अंदर जो ये सनरूफ के कंट्रोल्स वाला पैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पैनल है, यहाँ से चूं चूं की आवाज़ आया करती थी, तो ये एक दिक्कत थी जो मैंने शोरूम वालों को बताई। बाकी अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्राइस, क्या क्या खर्चा वगैरह आया। तो ये है गाड़ी के सर्विस का बिल। तो मैं आपको हिसाब से ही बताता चलूँगा और समझाता चलूँगा कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये 20,000 किलोमीटर्स की जो सर्विस का लेबर चार्ज है वो आया है 2784 रुपीज़ का। उसके बाद बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। नेक्स्ट पेज पे आपको और भी पार्ट्स जो चेंज हुए हैं उनका डिटेल मिल जाएगा। जैसे कि ऑयल फिल्टर इस गाड़ी का आया है 179 रुपीज़ का, टू बी स्पेसिफिक। वॉशर प्लग ड्रेन चेंज हुआ है, तो ये आया 35.99 रुपीज़ का या फिर 36 रुपये का। इंजन ऑयल जो चेंज हुआ है इस गाड़ी का वो है अप्रॉक्सीमेटली 2144 या फिर 2144 रुपये का। उसके बाद मोटर केयर ट्रीटमेंट है, इसमें आपके लिए गए हैं 687 रुपीज़। अब ये मोटर केयर ट्रीटमेंट क्या है, इसमें आपकी गाड़ी की जो डोर के हिंजेस हैं, बाकी सारे जॉइंट्स वगैरह हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, वहाँ पे आपकी ऑयलिंग वगैरह की गई है, बैटरी टर्मिनल्स पे कोटिंग वगैरह की गई। तो इसके लिए उन्होंने 687 रुपये। एंड जो मेरी कंप्लेन थी, जैसे कि यहाँ पे आपको रूफ नॉइस चेक, इसका कोई भी पैसा मुझसे नहीं लिया गया और ये रिजॉल्व भी कर दिया गया। उसके बाद वाइपर चेक वगैरह में इसमें विंडस्क्रीन फ्लूइड डाला है इन्होंने 54 रुपये का। एंड देन फिर एलिमेंट फ़िल्टर जो है ये मुझे पड़ा है 779 रुपीज़ का। अब ये एलिमेंट फ़िल्टर वही एसी फ़िल्टर है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि टोटल बिल मेरा कितना आया। तो टोटल बिल अगर आप देखो तो जो पार्ट्स का बिल आया है वो 3,077 रुपये, टैक्स वगैरह लगाने के बाद 3,631 रुपये या फिर 3631 रुपीज़। लेबर कॉस्ट जो आया है वो आया है 2943, टैक्स वगैरह लगाने के बाद 3472। तो पार्ट्स जो चेंज हुए हैं वो है 3631 रुपये के एंड देन लेबर है 3472 का। और टोटल प्राइस जो सर्विस का आया है वो 7104 रुपये का आया है। सो ये होगी ओवरऑल पार्ट्स एंड प्राइसिंग की डिटेल कि क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं, क्या प्राइस था इनका। अब बात कर लेते हैं कि क्या मेरे हिसाब से ये प्राइस जस्टिफाइड है। तो देखिए, जो ओवरऑल बिल है 7100 रुपये का या फिर 7100 रुपीज़ का, उसमें जो पार्ट्स का प्राइस है 3600 रुपये के आसपास, वो जस्टिफाइड है, मतलब वो मुझे ज़्यादा नहीं लगा। बट जो लेबर वाला सेक्शन है जहाँ पे उन्होंने 3400-3500 रुपये के आसपास मुझसे लिए हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि वो चीज़ अगर 2,500 या फिर 2,500 से 3,000 के बीच में होती तो जो ओवरऑल बिल है आपका वो कहीं ना कहीं 6,000 से 6,500 के बीच में आ जाता। तो वो एक फील गुड फैक्टर ऐड करता कि पेड सर्विस इतनी बड़ी गाड़ी की 6,500 तक में एक डिसेंट अमाउंट है, एक अच्छा अमाउंट कहा जाएगा उसको, मतलब कि जो कि कस्टमर को काफ़ी अच्छा लगेगा।
और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो इनका होंडा कनेक्ट ऐप है वहाँ पे आप सर्विस एस्टीमेट पहले पता कर सकते हो, मतलब डिफरेंट सर्विसिंग के एस्टीमेट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। जब मैंने वहाँ पे चेक किया था सर्विस कराने से पहले, तो वहाँ पे जो प्राइस मुझे दिखाया जा रहा था वो 6,500 के आसपास का दिखाया जा रहा था, 6,500 समथिंग रुपीज़ का था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट। तो कहीं ना कहीं अगर ये उस अमाउंट पे स्टिक करते या फिर मेरा बिल उसी के आसपास होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो पार्ट्स का प्राइस वॉज गुड, लेबर में थोड़ा बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो कैसा मतलब रहा डीलरशिप के साथ, कि कितना टाइम लगा, कि कितना वेट करना पड़ा मुझे गाड़ी के लिए। तो देखिए होंडा जो है वो एक पॉलिसी फॉलो करता है प्रायर अपॉइंटमेंट्स की। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़, पर मेरे सिटी में जो शोरूम है जहाँ से मैंने ये गाड़ी ली थी वहाँ पे वो प्रायर अपॉइंटमेंट बेसिस पे चलते हैं कि आपको अगर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी है तो आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऑन द स्पॉट गाड़ी लेके पहुँच गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर गाड़ी की सर्विस थोड़ी जल्दी हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड टू माई सरप्राइज़ मुझे गाड़ी 1.5 घंटे के अंदर सर्विस होके मिल गई, जो कि काफ़ी क्विक सर्विस लगी मुझे। मैं 10 बजे सुबह गाड़ी लेके गया था और 11:30 पौने 12 बजे के आसपास मुझे गाड़ी मिल गई थी। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्विक सर्विस थी। और दूसरी जो एक बहुत ही अप्रिशिएबल चीज़ मुझे लगी होंडा डीलरशिप की, कि उन्होंने मुझे कोई भी फालतू चीज़ चिपकाने की कोशिश नहीं की, मतलब कि कोई भी ऐसी फालतू अंडर बॉडी ट्रीटमेंट और टेफ्लॉन कोटिंग करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने मुझे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। सो अब चलते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन में, जहाँ काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे और जो इस वक्त का हॉट क्वेश्चन बना हुआ है कि सिटी वर्सेस स्लाविया या फिर सिटी वर्सेस वर्टस। तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर आज की डेट में मेरे पास 17-18 लाख रुपए हों तो क्या मैं वापस से होंडा सिटी ही लूँगा या फिर मैं स्लाविया या फिर वर्टस की तरफ जाऊँगा। तो मैं वापस से होंडा सिटी की तरफ ही जाऊँगा और मेरे पॉइंट्स काफ़ी क्लियर हैं। जब मैं ये गाड़ी ले रहा था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं था इस गाड़ी का और बहुत ही क्लियर था कि होंडा सिटी ही लेनी है। बट आज की डेट में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, मतलब ये 2 गाड़ियाँ स्लाविया और वर्टस। तो जब मैं गाड़ी को ले रहा था तो मेरी कुछ एक रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि जैसे कि गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली ट्रेवल करती है और यूजुअली ये गाड़ी फुल पैक्ड ऑन ही चलती है हाईवेज़ पे। तो वहाँ पे मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए थी जो कंफर्टेबल होनी चाहिए थी। तो सिटी उसको मेरे किसी तरह के सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिटी एक बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। और मार्क माई वर्ड्स, इस सेगमेंट में आई डोंट थिंक कि कोई गाड़ी इतनी कंफर्ट आपको प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट एक आध सेगमेंट ऊपर भी कोई भी गाड़ी इतनी कंफर्ट आपको स्पेशली रियर सीट में नहीं प्रोवाइड करती है। और पहला पॉइंट हो गया कंफर्ट का। दूसरा पॉइंट हो गया रिलायबिलिटी का। अब मुझे एक ऐसी गाड़ी लेनी थी जो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहे, तो वहाँ पे भी सिटी काफ़ी एक परफेक्ट प्रोडक्ट मुझे लग रहा था और आज की डेट में भी वही चीज़ है। अब आप कहोगे कि हाउ कैन आई कमेंट ऑन दोज प्रोडक्ट्स, वोक्सवैगन की या फिर जो स्कोडा के प्रोडक्ट्स हैं उन पे मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ। तो देखो यार, वो फेयरली न्यू प्रोडक्ट्स हैं अभी, ठीक है। और जो वोक्सवैगन और स्कोडा की सेकंड इनिंग्स हैं उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लोकलाइजेशन का यूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी पहले की जर्मन क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो नो डाउट उसने टोल लिया है लोकलाइजेशन की वजह से। एंड देन उसके बाद बात करें इंजन्स की, तो इंजन भी फेयरली न्यू है हमारे इंडियन कंडीशन में। उससे पहले कोशाक में ही वो इंजन आना शुरू हुआ था, जो 1 लीटर का आपका TSI इंजन है या फिर 1.5 लीटर का जो 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। ये दोनों इंजन फेयरली नए हैं, इनकी कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अभी नहीं है, ये कैसा परफॉर्म करते हैं इंडियन कंडीशन में साल 2 साल बाद। वहीं सिटी की अगर बात की जाए तो जो इसका iVTEC मोटर है वो 10 साल से ऊपर से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। होंडा की सारी गाड़ियों में iVTEC मोटर ही आता है और ये गाड़ी काफ़ी रिलायबल रही है पास्ट में भी और अभी भी। जब मैं इस गाड़ी को 18 महीने यूज़ कर चुका हूँ तो कोई भी एक ऐसा दिन नहीं आया है जहाँ पे इस गाड़ी में मुझे कोई दिक्कत दी हो या फिर ये गाड़ी शोरूम में खड़ी हो या फिर कोई लाइट जल गई हो या कोई एरर मैसेज आ रहा हो कि मतलब सर्विस के लिए गई है शोरूम पे, बट ऐसे किसी इशू के लिए शोरूम पे नहीं गई है। तो वहाँ मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, रिलायबल रही है ये गाड़ी। तो वो एक सेकेंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी, जो कि ये गाड़ी दे रही है। शहर में 12 तक का माइलेज मुझे मिल जाता है और हाईवेज पर 18-20 का माइलेज मिल जाता है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के साथ और फुल लोड पे, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के साथ 1,500 सीसी का पेट्रोल इंजन के साथ मुझे एक डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी लगती है। दूसरा, एक हैजल फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस होने के लिए एक अच्छा आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क होना भी ज़रूरी है, जो कि एनी डे होंडा का बेटर है फिलहाल वोक्सवैगन और स्कोडा से। क्योंकि मेरी सिटी जाके मैं गोरखपुर में रहता हूँ, यहाँ पे भी स्कोडा और वोक्सवैगन का कोई भी शोरूम नहीं है। अगर मैं आज की डेट में कोई भी उनकी गाड़ियाँ ले लेता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं 200 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना पड़ेगा सर्विस करवाने के लिए। तो वो भी एक पॉइंट था। तो अभी ये जो 3-4 पॉइंट है, उस पॉइंट पे सिटी अभी भी एक बेटर प्रोडक्ट निकल के आती है। अब आप कहोगे कि फीचर्स सिटी में, तो सिटी में फीचर्स एज कम्पेयर्ड कुछ नहीं मिलते हैं। तो कुछ फीचर्स ऐसे भी जो सिटी में मिलते हैं और आपको उन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं।
और इनफैक्ट जो फीचर सिटी से मिसिंग है, जैसे कि आपकी वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, वायरलेस चार्जिंग हो गया, सबवूफर वगैरह हो गया, तो और एक बेटर क्वालिटी का सो कॉल्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, तो ये सारे फीचर्स ना फील गुड फैक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डेली यूज़ की बात करें तो वहाँ पे जो फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं, जैसे कि वन टच अप एंड डाउन वाला जो फीचर है विंडोज़ का, वो फीचर, लेन वॉच कैमरा, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फंक्शनल है। मुझे भी बाद में ये रियलाइज़ हुआ, मैं भी पहले कंप्लेन करता था कि लेन वॉच कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, बट हाँ वो अपना काम कर देता है। तो जो फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं वो काफ़ी फंक्शनल हैं, आपकी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो इस गाड़ी का होंडा कनेक्ट ऐप है, अब बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियों में ये मोबाइल से कंट्रोल करने वाले फीचर्स, जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स आ चुके हैं, लेकिन टू माई सरप्राइज इस गाड़ी का जो कनेक्टिविटी फीचर है वो 10 में से 8 बार काम करता है, और भले वो 8-10 सेकंड लेता है लेकिन काम ज़रूर करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरी गाड़ी का नहीं करता है, तो यार इसमें आप कोई चीज़ जाननी ज़रूरी है कि वो जो कनेक्टिविटी फीचर्स होते हैं उसको काम करवाने के लिए आपके फ़ोन में तो नेटवर्क चाहिए ही चाहिए, आपकी गाड़ी भी नेटवर्क रेंज में होनी चाहिए। मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि आप किसी मॉल में बैठे हुए हो और आपकी गाड़ी सेकंड बेसमेंट में खड़ी है और वहाँ पे आप वो कनेक्टिविटी फीचर्स यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे वो नहीं होगा कि आपके फ़ोन में तो नेटवर्क है पर आपकी गाड़ी में नेटवर्क नहीं है। इस गाड़ी में भी जब भी आप कनेक्टेड टेक वाली गाड़ियाँ लेते हो उनके इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी एक सिम लगा होता है, तो वो उसको भी नेटवर्क से कनेक्टेड होना ज़रूरी होता है। तो वो सारे पैरामीटर्स, तो वो फीचर भी जो गाड़ी का है, इस गाड़ी का, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब जो चीज़ें नहीं हैं, वेंटिलेटेड सीट्स, मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी कमी फील नहीं होती उसकी। एसी बहुत पावरफुल है इस गाड़ी का, बहुत अच्छे तरीके से केबिन को ठंडा कर देता है। उसके बाद वायरलेस चार्जिंग, आई डोंट थिंक दैट कि वो बहुत ही बड़ा कोई डील ब्रेकर वाला फीचर है। तो ये हो गई बात। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम होंडा फैन बॉय हो और तुम जर्मन, तुम हेट करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही फुल प्रूफ प्रोडक्ट्स हैं। उनकी बिल्ड क्वालिटी नो डाउट होंडा सिटी से बेहतर पड़ती है, ख़राब इसकी भी नहीं है, बट हाँ अगर आप कंपेयर करो साइड बाय साइड तो स्लाविया और वर्टस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो होंडा सिटी से बेहतर है। इंजन परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा मार्जिनली बेहतर पड़ता है। अगर मैं बात करूँ 1 लीटर वाले वेरिएंट की, अगर जो 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज वेरिएंट आता है, 1 लीटर TSI आता है उन दोनों गाड़ियों में, उसकी अगर बात करूँ तो मार्जिनली बेटर है। हाँ अगर वो वहाँ पे मैं 1.5 लीटर वाले 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन की बात कर लूँ, जो ईवो वाला इंजन आता है, तो वो तो खैर इन डिफरेंट लीग है। वो तो 150 bhp की एसएस प्रोड्यूस करता है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो तो इन डिफरेंट लीग है। पर उस गाड़ी के लिए मुझे 22-23 लाख रुपए तक का भी देने पड़ जाएंगे ना। और अगर मैं 22-23 लाख रुपए आज की डेट में लेके जाऊँ तो मैं अगेन होंडा सिटी का जो हाइब्रिड EHEV है मैं उसकी तरफ जाऊँगा। अगेन द सेम रीज़न, रिलायबिलिटी, ब्रांड वैल्यू अभी भी इस गाड़ी की उन दोनों गाड़ियों से ज़्यादा बेहतर है। ये तो चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि रिलायबिलिटी में जो जापानीज़ होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और वही रीज़न है कि जो फॉर्च्यूनर है या फिर इनोवा है, इनको हर इंसान, हर दूसरा इंसान ओवर प्राइस कहता है, लेकिन तब भी सेल्स में वो दोनों गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स की रिलायबिलिटी, गाड़ी का डाउन टाइम, ये सब चीज़ें उन सब गाड़ियों में नहीं होती हैं, और वही चीज़ कहीं ना कहीं होंडा सिटी के साथ भी है। इसीलिए मैं आज की होंडा सिटी के तरफ जाऊँगा। रही बात परफॉर्मेंस की, जो मैं कह रहा था आपसे कि मार्जिनली उन गाड़ियों की बेटर है, तो देखिए परफॉर्मेंस इस गाड़ी में भी कोई ख़राब नहीं है। अब मेरी तो रिक्वायरमेंट में परफॉर्मेंस थी ही नहीं कहीं भी, वरना मैं इस गाड़ी का मैनुअल लेता, CVT ना लेता। मेरे लिए तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस टॉप प्रायोरिटी थी। बट अगर आप इस गाड़ी का मैनुअल भी ले लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप कोई डे एंड नाइट का डिफरेंस पड़ जाएगा। हाँ मार्जिनल डिफरेंस पड़ जाता है। अगर मैं कंसिडर करूं जो 1 लीटर वाला इंजन आता है, जो कि इस होंडा सिटी के नॉर्मल पेट्रोल वाले वेरिएंट के आसपास के प्राइस के सेगमेंट में पड़ता है, तो उसमें अगर आप पावर आप देखोगे तब भी इस गाड़ी में पावर आपको ज़्यादा मिल रही होती है। नो डाउट जो टॉर्क है इसमें 145 मिलता है आपको, उसमें 175 मिलता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा पंची फील होती है। बट जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस है ना वो भी मार्जिनल है, वो बहुत ऐसा डे एंड नाइट वाला डिफरेंस नहीं है। आज भी होंडा सिटी एक बेटर प्रोडक्ट है, और जो लोग को भी ये लग रहा है कि स्लाविया सिटी की सेल्स ख़त्म कर देगी या फिर वर्टस सिटी की सेल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहाँ पे रिलायबिलिटी अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गाड़ी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है आपको पॉइंट A से पॉइंट B ले जाना बिना किसी फेलियर के। अब मैं 2-4-10 एक्स्ट्रा फीचर ले लूँ, उसके बाद मेरी गाड़ी में तरह तरह की बत्तियाँ जलती रहें और मैं गाड़ी को शोरूम पे लेके भागता रहूँ, तो वो भी एक फेलियर है। वो चीज़ बहुत सारे लोग आज भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में एक डिबेट ज़रूर चालू कर दें कि आपको क्या लगता है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि होंडा सिटी मुझे अभी भी बेटर लगती है उन दोनों गाड़ियों से। ऑल्दो आई लव जर्मन कार्स, मुझे भी उनका ड्राइविंग प्लेजर और उनकी बिल्ड क्वालिटी और उनका जो ड्राइविंग फन है वो अच्छा लगता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी अभी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है।
क्या आपके लिए भी रिलायबिलिटी टॉप प्रायोरिटी है या फिर आप फीचर्स और बेटर पावरफुल इंजन की तरफ जाना पसंद करते हो? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।